जो ठान लिया है तो कुछ करके जाएंगे, यूं हिम्मत हारने वाले हम नहीं। वेलकम टू एनसीईआरटी वे यूपीएससी। दोस्तों, एनसीईआरटी वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इन इंडिया। दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं इन डेप्थ स्टडी, इन डेप्थ डिस्कशन हर एक चैप्टर का। इस चैप्टर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यह है चैप्टर नंबर 6, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है बेस्ट कंटेंट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए, जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है, हेडिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो जैसे आप सभी, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। द क्राइसिस का मतलब क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं जो बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, खतरनाक है, सिचुएशन खराब है, तो उसको आप कहते हो क्राइसिस। अब यहां पे देखिए, क्राइसिस किस टाइप की क्राइसिस? डेमोक्रेटिक ऑर्डर से रिलेटेड क्राइसिस। तो इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी डेमोक्रेटिक ऑर्डर से रिलेटेड क्राइसिस हुई आजादी के बाद में अब तक, वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस जो हुई थी वो हुई थी इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं, कैसे उसका मिसयूज किया गया, वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले बैकग्राउंड टू इमरजेंसी आपका सबसे पहले टॉपिक है इस चैप्टर में। बैकग्राउंड टू इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी लगने से पहले की सिचुएशन क्या थी। देखिए, कभी भी कोई अगर दो जो पड़ोसी हैं या दो पर्सन हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उससे पहले छुटपुट मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से या तो बात करने की कोशिश करते हैं, बात बनती नहीं है पड़ोसियों के बीच में, फिर धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है। कई बार इतना बढ़ जाता है कि इवन पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ता है ना। तो चीजें हैं या जो सिचुएशन है वो क्यों खराब हुई, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे कौन गलत है कौन सही, हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी जो इंसिडेंट होता है उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहा होता है, कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है उसकी। देखिए, हमने हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी किया था और हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, मैंने पिछली कई सारी वीडियो में बताया, आपसे क्वेश्चन पूछा। तो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं कि हम अकबर के बारे में क्यों पढ़ें, या हम जो है गुप्त वंश के बारे में या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्यों पढ़ें, या हम जो है ये वैदिक ट्रेडिशंस, वैदिक कल्चर जो वैदिक सिविलाइजेशन थी उसके बारे में क्यों पढ़ें। तो हमें अगर प्रेजेंट जानना है, हमारा प्रेजेंट जानना है, तो हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। भाई आज की सोसाइटी हमारी, आप देखते हो कि हम इतनी सारी कास्ट में डिवीजन है, आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो भाई ये किसने बनाई, कैसे बनाई? तो ये अगर आपको जानना है तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और हिस्ट्री ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनती है। हिस्ट्री सिर्फ आप ऐसे डेट्स याद रखोगे, कौन कब आया, कब क्या हुआ, ऐसा नहीं है। आज का रीजन आपको पास्ट में मिलता है। तो वैसे ही अगर इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में लगाई गई 1975 में, तो उससे पहले की सिचुएशन क्या थी, वही आपको पहले टॉपिक में बता रहा है, बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। तो देखिए क्या बता रहा है कि 1967 का जो इलेक्शन हुआ, जो हमने पहले वाले चैप्टर्स में देखा भी था, जिसमें इंदिरा गांधी एक तरीके से बहुत पॉपुलर लीडर बन के उभरी, और उनकी पॉपुलैरिटी जी थी वो, और उनका जो डोमिनेंस अब कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हो गया था वो एक मतलब स्टैब्लिश हो गया था। सो सिंस 1967 इंदिरा गांधी हैड एमर्ज्ड एज ए टावरिंग लीडर विथ ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी। तो बहुत जबरदस्त उनकी पॉपुलैरिटी हुई 1967 के इलेक्शंस ने ये प्रूव कर दिया। एंड उसके बाद में आपको बता रहा है कि दिस वॉज ऑल्सो पीरियड वन पार्टी कॉम्पिटिशन बिकेम बिटर एंड पोलराइज्ड। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस टेंशन इन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। तो इस ड्यूरेशन में जो पार्टी पॉलिटिक्स, और यही वो टाइम पीरियड है जब हमने देखा था कि किस तरीके से जो है कांग्रेस के अंदर ही डिवीजन हो गया था, जो सिंडिकेट वर्सेस एक न्यू कांग्रेस जो है उसके बीच में एक तरीके से फाइट चल रही थी।
और उसके अलावा गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी, कई बार जो है ऐसा होता था, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करती थी, कोई एक्ट बनाती थी, जुडिशरी उसको जो है वॉइड, नल एंड वॉइड घोषित कर देती थी। एंड दिस वाज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दिस वाज द काइंड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जुडिशरी एंड गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी हो गया। मानो गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास करे, जुडिशरी उसको कहते नहीं, ऑर्डर सही नहीं है। तो एक तरीके से हम कहते हैं ना, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक प्रोविजन किया गया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस जब इंटरफेयर करने लग जाए, जुडिशरी जब एग्जीक्यूटिव के मामले में इंटरफेयर करने लग जाए, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के मामले में इंटरफेयर करने लग जाए, तब ये बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन जो है गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी की सिचुएशन हो रही थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में। उसके बाद में द सुप्रीम कोर्ट फाउंड मैनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए क्या, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे डिसीजन दिए अपने, जिसमें उसने माना कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं दैट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो देयरफॉर दे आर नल एंड वॉइड। तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेती, सुप्रीम कोर्ट उसको कहता, ऐसा नहीं कि हर कोई डिसीजन को, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के ऐसे डिसीजन थे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, एंड ये पावर वैसे सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दी है जुडिशियल रिव्यू की। सो अंडर जुडिशियल रिव्यू पावर कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी को मिली है, सुप्रीम कोर्ट को मिली है, उससे सुप्रीम कोर्ट क्या कह देता, नल एंड वॉइड घोषित कर देता जो डिसीजन होता था गवर्नमेंट का उसको। अब द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट दिस स्टैंड ऑफ द कोर्ट वाज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। जो कांग्रेस पार्टी थी, क्योंकि दैट वाज द रूलिंग पार्टी थी, गवर्नमेंट में थी, तो वो ये जो सुप्रीम कोर्ट के बार बार इंटरफेरेंस हो रही थी उसको अब मानती थी कि दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज ईच इंस्टीट्यूशन इज फ्री, ईच ऑर्गन इज फ्री टू डू इट्स वर्क, वेदर इट्स एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और इंडिपेंडेंट है हर ऑर्गन। तो बार बार इंटरफेयर करने से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है डेमोक्रेसी के अंदर। और कांग्रेस ने ये भी बोला था, कांग्रेस इज ऑल्सो एलीज दैट द कोर्ट वाज अ कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इट वाज बिकमिंग ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ इंप्लीमेंटिंग प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने ये भी एक पब्लिक के सामने परसेप्शन लाने की कोशिश की कि हम तो बहुत सारी अच्छी चीजें इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और प्रो पुअर जो चीजें हैं, गरीबी हटाने के लिए हम जो है कई सारे स्कीम्स लाना चाहते हैं, लेकिन जो जुडिशरी है वो इनको नल एंड वॉइड बना दे रही है। और इसके बाद में the parties opposed to the Congress felt that the policy was becoming too personalized and that the government authority was being converted into personal authority. The split in the Congress had sharpened the division between Indira Gandhi and her opponents. तो आगे आपको सिंपल सा बताया कि अब बैकग्राउंड क्या था। अभी हम क्या देख रहे हैं, इमरजेंसी का बैकग्राउंड। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हमने अभी जो है वो डिस्कस किए। एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कई जो गवर्नमेंट के डिसीजन थे उनको वॉइड घोषित कर दिया। उसके अलावा बिटर ऑपोजिशन, क्योंकि स्प्लिट इन द कांग्रेस ये भी बहुत हुआ, इंदिरा गांधी वर्सेस जो ओल्ड कांग्रेस सिंडिकेट था, ओल्ड कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके वर्सेस एक तरीके से सिचुएशंस बहुत खराब हुई। और जो इंदिरा गांधी के ओपोनेंट्स थे उनका मानना था कि इंदिरा गांधी जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा डोमिनेटिव होती जा रही है, दैट्स नॉट ए गुड थिंग। तो ये चीजें थी इमरजेंसी से पहले की। अब देखिए इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या था, इकोनॉमिकली इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा था उस ड्यूरेशन में, क्या सिचुएशन थी, क्या स्थितियां थी। सो देखिए इन द इलेक्शन ऑफ 1971 का जो इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ। देखो ये भी बड़ा, इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि जो इस इंदिरा गांधी के ओपोनेंट थे, जिसमें जो एक यूनाइटेड एक फ्रंट जो था, उसने सबसे पहले स्लोगन दिया था, और जो नॉन कांग्रेसिज्म बनाने के जो थे, जो जितने भी पार्टीज थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उन्होंने स्लोगन दिया था इंदिरा हटाओ। तो किस तरीके से एक पॉलिटिकल वे में इसको कन्वर्ट कर दिया और स्लोगन दिया कांग्रेस पार्टी ने अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, गरीबी हटाओ, कि वी आर हेयर फॉर टू रिमूव पॉवर्टी, दे आर देयर फॉर टू रिमूव इंदिरा गांधी ओनली, बट वी आर हेयर टू रिमूव पॉवर्टी। तो गरीबी हटाओ का एक बहुत बड़ा पॉपुलर स्लोगन हुआ, रिमूव पॉवर्टी। और हालांकि 1971 के एडिशन में दिया गया था, लेकिन अभी भी हम वो क्राइसिस फेस ही कर रहे हैं कि देयर आर लैक्स मिलियंस ऑफ पुअर्स लिव इन इंडिया, कंडीशंस आर नॉट सो गुड इन इंडिया स्टिल इन 2021 वी आर 21st सेंचुरी में ये चीजें हमें फेस करने को मिल रही है। लेकिन ये सब चीजें अपार्ट,
all things apart. However, the social and economic condition in the country did not improve much after 1971-72. तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन कुछ ज़्यादा जो है इसका फायदा हुआ नहीं. इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड. बांग्लादेश क्राइसिस हो गई 1971 के ड्यूरेशन में लास्ट में, जिसमें आपको पता है वी फॉट वॉर विद पाकिस्तान एंड द ईस्ट पाकिस्तान वाज कन्वर्टेड इनटू बांग्लादेश. ईस्ट पाकिस्तान को जो था पहले उसको बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया गया. इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, बांग्लादेश की हिस्ट्री, किस तरीके से बांग्लादेश का जो है वो निर्माण हुआ, एंड वी विल डिस्कस दैट हिस्ट्री ऑल्सो इन अ सेपरेट वीडियो. अब देखिए फिर क्या हुआ, जो बांग्लादेश क्राइसिस हुई उससे भी एक तरीके से वेन एवर वॉर हैपन्स, ये बड़ा कहना आसान होता है कि वॉर है ना, इफ वी फेस डिफिकल्टी विद पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री वी से ओके जस्ट गो इन वॉर, है ना, गो फॉर वॉर. वॉर होनी चाहिए, बैटल होनी चाहिए, बट इट इज़ वेरी इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी उसका बहुत होता है वॉर का. तो बांग्लादेश क्राइसिस में हमें इंडियन इकोनॉमी को एक तरीके से एक बड़ा एक धक्का पहुंचा. अबाउट 8 मिलियन पीपल दे क्रॉस्ड ओवर द ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया. तो 8 मिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है, 80 लाख के करीब, 1 करोड़ के करीब लोग अगर कहीं दूसरी जगह से आपके यहाँ आ जाएं तो कितना बड़ा एक बर्डन होता है. उनको एक तरीके से टैकल करना, चीज़ें सिचुएशन बहुत ख़राब होती हैं. तो this situation was followed later on with war with Pakistan. After the war, the US government stopped all aid to India at that point of time because US was supporting Pakistan and Pakistan was in the alliance of US. एक तरीके से अलाइंस में था US के. तो US गवर्नमेंट was also वेरी काइंड ऑफ बहुत शार्प थी इंडिया पर, और अल्टीमेटली उसने जो है 1971 वॉर के बाद में जो एड हमारे यहाँ पे देते थे कई तरीके की, वो जो है उन्होंने रोक दी. एंड दिस लेड टू एन ऑल राउंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज. तो प्राइसेस बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई. 23% के करीब जो है प्राइसेस बढ़ गई थी 1973 एंड 30% जो प्राइसेस 1974 में बढ़ गई. तो सच ए हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड मस्ट एंड मच हार्डशिप टू द पीपल. तो इस तरीके की जो एक इन्फ्लेशन थी उससे क्या हुआ, बहुत जो है लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली. देखिए अभी हम क्या रीड कर रहे हैं, वी आर रीडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंसी का बैकग्राउंड, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है. ओके, एक बार रिकॉल करते हैं. हम रिकॉल करना चीज़ों को बहुत जरूरी होता है. सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ये हमारा जो है इंटेंशन या मकसद नहीं होना चाहिए. हमारा मकसद होना चाहिए कि जो ये चीज़ें पैराग्राफ्स लिखे हुए इनको हम एक तरीके से समझ लें इन सेंस भाई हिस्ट्री में आपको या पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या बता रखा है. यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की चीज़ें तो है नहीं, यहाँ पे आपको सर्टेन इन्फॉर्मेशन बता रखी है. और ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि अगर हमें, मैंने बताया कि पास्ट हम तब इसलिए रीड करते हैं क्योंकि हमें प्रेजेंट जानना है. तो पास्ट में इमरजेंसी इंडिया में लगी, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हुए. आज भी कई बार हम पॉलिटिक्स में या न्यूज़ में सुनते हैं कि इमरजेंसी का टाइम बहुत हार्ड टाइम था जिसमें अपोजिशन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया. तो वो हम जान रहे हैं कि क्या हुआ था उस ड्यूरेशन में. तो बैकग्राउंड क्या था इमरजेंसी का, कि जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट हो गया था. धीरे धीरे अल्टीमेटली फिर जाके जो होता है ना, ज्वालामुखी जो होता है वो भी अल्टीमेटली वॉल्केनो भी जब इरप्ट होता है तो उससे पहले अंदर वो लावा बनता है, फिर जाके वो इरप्ट होता है. तो क्या सिचुएशंस, क्या बैकग्राउंड था. तो बैकग्राउंड में यही है कि गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी हो गया था, बिटर ऑपोजिशन था और पर्सन डोमिनेटेड हो गई थी कांग्रेस पार्टी. इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी इमरजेंसी से पहले, द इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ वॉर एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. द हाई इन्फ्लेशन वॉज देयर, नियरली 30% इन्फ्लेशन इन 74. 30% के करीब जो है चीज़ों के रेट बढ़ गए थे, कमोडिटीज, इंपॉर्टेंट कमोडिटीज के रेट बढ़ गए थे. सच हाई इन्फ्लेशन, सो पीपल फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन. महंगाई होती है तो उसमें लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है ना. तो यही प्रॉब्लम्स ड्यूरेशन लोगों को फेस करने को मिली. इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो भी बहुत लो हो गई. अनएम्प्लॉयमेंट जो था दैट वाज वेरी हाई. अब देखिए किस तरीके से चीज़ें खराब थी, और जब चीज़ें खराब होती हैं तभी जो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ जो है, चाहे आप कहो अच्छे डिसीजन का हो या बुरे डिसीजन का हो, उसी डिसीजन में लिए जाते हैं. और अल्टीमेटली क्या हुआ, इमरजेंसी लगाएगी. तो इमरजेंसी लगाने से पहले सिचुएशन कैसे खराब हो गई. तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बहुत लो थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस थी. और आपको पता है, देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज. कि इवन गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपने रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनकी सैलरी रोकनी पड़ी. तो अब आप समझ सकते हो कि कितनी एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी भी रोक दी गई.
चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक्सपेंडिचर्स इतने बढ़ गए थे गवर्नमेंट के, रेवेन्यू आ नहीं रहा था, एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है। तो इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे दे वर ऑल्सो वेरी एंग्री। ऑब्वियसली जब सैलरी रुक जाती है तो ऑब्वियसली एंग्री तो होंगे, और ऊपर से जो कहते हैं ना कि एक सिर मुंडवाते ही ओले पड़े, बड़ा एक मुहावरा है हिंदी में कि चीज़ें पहले ही खराब थी और ऊपर से कुछ और चीज़ें मतलब खराबी आ जाना। तो वैसे अल्टीमेटली क्या हुआ, मॉनसून और फेल हो गया उस ड्यूरेशन का 1972-73। तो अभी हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं, कोविड की क्राइसिस। तो आप लोग भी जब न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि ये कोविड के कोरोना के क्राइसिस कह रहे हैं कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव और आएगी, थर्ड वेव में जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा कहा जा रहा है, अलग अलग जो है प्रेडिक्शन स्टडी। और अब जो है फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, इनके प्रॉब्लम आने लग गई लोगों में। जो कोविड अफेक्टेड लोग हैं उनको ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, तो पहले ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ऊपर से और ज़्यादा प्रॉब्लम। तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि पहले ही इमरजेंसी से पहले इस तरह की सिचुएशन जो थी वो बहुत खराब थी। अल्टीमेटली मॉनसून जो है वो और फेल हो गया 1972-73 का। तो इससे क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन अ शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली मानसून जो फेल होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो रिड्यूस होगी ही ना। तो फूड ग्रेन आउटपुट जो है वो नियरली डिक्लाइन बाय 8%, 8% के करीब जो है वो गिर गया। देयर वाज अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन। और ऑब्वियसली जब इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो लोग भी जो है विरोध करेंगे अल्टीमेटली। कितने दिन लोग जो अनएम्प्लॉयड रह सकते हैं या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इन सच ए कॉन्टेक्स्ट नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज वर एबल टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टिवली। अब जब चीजें सिचुएशन खराब है, जब गवर्नमेंट की पहले की स्थिति खराब है, लोग इतने खिलाफ हैं, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज अगर कोई मार्च निकाले, स्ट्राइक करे तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो जो नॉन कांग्रेस पार्टीज उनको भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था, है ना। उनके लिए तो मतलब ये सिचुएशन, हालांकि सिचुएशन तो बहुत कंडीशंस खराब थी, तो उनके लिए एक मौका था, अपॉर्चुनिटी। तो उस अपॉर्चुनिटीज का जो है नॉन कांग्रेस पार्टीज ने फायदा भी उठाया और लोगों की आवाज को, हालांकि डेमोक्रेसी के अंदर ये एक दिस इज अ नॉर्मल थिंग, यू कैन नॉट से इट ऑन एज एन अपॉर्चुनिटी, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपोजिशन टू रेज द इशू। तो ये अपोजिशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अगर नहीं उठाए तो दैट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग थिंग कि अभी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम आवाज नहीं उठाएं। नो, डेमोक्रेसी में आवाज उठाना अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपोजिशन को करना ही चाहिए, तभी तो है गवर्नमेंट अच्छे से वर्क करेगी। एंड दिस इज नॉर्मल थिंग इन डेमोक्रेसी। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स थे, तो आपके जैसे स्टूडेंट्स, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट के अंदर। So instances of students unrest that had persisted from late 1960s became more pronounced in this period. So students ने बढ़ चढ़कर जो है इस ड्यूरेशन में अपना रोल प्ले किया. There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics. तो Marxist group जो है, जो नक्सलाइट मूवमेंट्स हैं, एक तरीके से उनकी भी शुरुआत इसी ड्यूरेशन में हुई. मार्क्सिस्ट ग्रुप्स की जो है प्रोटेस्ट करने का तरीका, जो बिलीव नहीं करते थे पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, दे डिड नॉट वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. दीज ग्रुप्स हैड टेकन टू आर्म्स एंड इंसर्जेंट टेक्निक्स फॉर ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर एंड एस्टेब्लिश पॉलिटिकल सिस्टम. अब ये जो मार्क्सिस्ट ग्रुप थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन द इलेक्शन मैकेनिज्म इन द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, दे वांटेड टू चेंज एवरीथिंग इन देयर ओन मैनर. सो देयरफॉर इन्होंने जो है माओइस्ट आंदोलन अपने चलाए, माओइस्ट मूवमेंट, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बाद में माओइस्ट के नाम से जाने गए. इन्होंने जो है अलग अलग तरीके से मूवमेंट चलाए और ये मूवमेंट स्टार्ट हुए थे नक्सलबाड़ी बंगाल में, इसलिए इनको नक्सलाइट मूवमेंट भी जाना बोला जाता है. और आज भी हम ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं, नक्सलवादी समस्या, ये उस ड्यूरेशन में एक तरीके से स्टार्ट हुई थी. दे वर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन वेस्ट बंगाल वेयर द स्टेट गवर्नमेंट टुक स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू सप्रेस देम. So that's how these were the conditions, these were the background condition of emergency. ये background condition थी emergency की. तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि क्या क्या conditions जो थी बैकग्राउंड में. इकोनॉमिक क्राइसिस थी, नॉन कांग्रेस पार्टी बहुत एक्टिव हो रही थी, स्टूडेंट्स अनरेस्ट था, मार्क्सिस्ट मूवमेंट और स्टार्ट हो गई उस ड्यूरेशन में. अब गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, उसी ड्यूरेशन में गुजरात एंड बिहार के अंदर कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुए. स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स ने उस ड्यूरेशन में मूवमेंट स्टार्ट किए थे जो बहुत पॉपुलर हुए, और पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो सपोर्टेड दीज स्टूडेंट्स मूवमेंट. अब देखिए क्या हुआ, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट गुजरात के अंदर और बिहार के अंदर ये बहुत पॉपुलर हुआ, और बोथ ऑफ विच वर कांग्रेस रूल्ड स्टेट, दोनों
Gujarat as well as Bihar. They both were Congress ruled state. They had far reaching impact on the politics of two states and national politics. तो यहां से जो मूवमेंट स्टार्ट हुए उनका बाद में जाके पूरे नेशन पर जो है इम्पैक्ट हुआ. सबसे पहले देखिए क्या हुआ. अब हम हिस्ट्री में जान रहे हैं कि एक्चुअल एक जो कहते हैं ना बिल्कुल इंस्टेंट रीजन बने इमरजेंसी इंपोज करने के. तो जनवरी 1974 में, इमरजेंसी से कुछ टाइम पहले, जनवरी 1974 में, एक साल पहले आप कह सकते हो, students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains, cooking oils and other essential commodities and against corruption in high places. तो गुजरात के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक तरीके से फ्लैग उठाया प्रोटेस्ट का, और हाई इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी बढ़ रही थी उसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए. करप्शन था अलग अलग जगह ऑफिसर्स के अंदर, तो उसके खिलाफ जो है स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए. और ये जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट थे, द प्रोटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स joined by major opposition parties, कई सारी opposition parties जो थी, obviously उनके लिए भी ऐसे मूवमेंट जो पॉपुलर मूवमेंट है उनको सपोर्ट करना जरूरी होता है ऑपोजिशन के लिए भी. तो ऑपोजिशन ने भी इन मूवमेंट्स को क्या किया, सपोर्ट किया. और ऑपोजिशन पार्टीज में दे डिमांडेड फ्रेश इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर. मोरारजी देसाई उस सिचुएशन में बहुत पॉपुलर लीडर थे और प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस ओल्ड थी एक तरीके से, सिंडिकेट ओल्ड जो थी कांग्रेस ओल्ड, उसमें उसके एक तरीके से बहुत बड़े एक इंपॉर्टेंट लीडर थे मोरारजी देसाई, हु वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी व्हेन ही वाज इन कांग्रेस. अनाउंस दैट ही वुड गो ऑन एन इनडेफिनेट फास्ट इफ फ्रेश इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड इन द स्टेट. तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं जो है हंगर स्ट्राइक में जाऊंगा अगर फ्रेश इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं गुजरात में. तो एक जबरदस्त इंटेंस प्रेशर था स्टूडेंट्स की तरफ से, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से. असेंबली इलेक्शन करवाए गए गुजरात के अंदर जून 1975 में. कब करवाए गए, जून 1975 में. क्यों करवाए गए, बिकॉज फ्रेश इलेक्शंस वर डिमांडेड, फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड की गई. अल्टीमेटली कंडीशंस बहुत खराब थी, इन्फ्लेशन थी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही थी. क्यों प्रोटेस्ट कर रही थी, बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ करप्शन क्राइसिस, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे कुछ रीजंस थे. अब आप कहोगे सर ये रीजन तो हम आज भी सुनते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी यही तो चीजें कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, क्राइसिस है. तो देखिए ऑब्वियसली स्टिल वी आर फेसिंग दीज इश्यूज. इतने टाइम बीत गया लेकिन आज भी हम ये इश्यूज फेस कर रहे हैं. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है कि वो जो है इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास में उनको फुली यूटिलाइज करके इन चीजों को सॉर्ट आउट करें. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन टू रेज द डिमांड्स और इश्यूज को उठाए. ये ऑपोजिशन की ड्यूटी भी है, फेयर और अच्छे तरीके से. द कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन. अब जो कांग्रेस पार्टी थी वो इस इलेक्शन में चुनाव हार गई और ऑब्वियसली एक परसेप्शन बना कि पीपल आर अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी, लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं. तो गुजरात के अंदर जून 1975 में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया उसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और मोरारजी देसाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन के जो है वो उभरे. इन मार्च 1974 अब क्या हुआ, बिहार के अंदर स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइस. वो सेम एक तरीके से फूड स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, इन इश्यूज को लेके बिहार के अंदर भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ. और इन स्टूडेंट्स ने बहुत एक पॉपुलर लीडर थे जयप्रकाश नारायण, जेपी, बहुत फेमस लीडर थे उस जनरेशन के, जिन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था और सोशल वर्क में इंडल्ज थे. और स्टूडेंट्स ने डिमांड की उनसे कि आप हमारे मूवमेंट को लीड कीजिए. एंड ही एक्सेप्टेड. उन्होंने कहा कि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी एक्टिव, बट आई एक्सेप्ट बिकॉज नाउ कंडीशंस आर डिमांडिंग इट. एंड उन्होंने कंडीशन रखी दैट द मूवमेंट विल रिमेन नॉन वायलेंट. तो मैं इस आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूं दैट आई विल लीड द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट इन बिहार. और अल्टीमेटली क्या हुआ, नॉन वायलेंट अगर रहे तो मैं इस मूवमेंट को लीड करूंगा. Thus the students movement assumed a political character and had national appeal. अल्टीमेटली इतने बड़े लीडर जब उसके अंदर आ गए तो एक तरीके से ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक, इट वाज नॉट लिमिटेड, इट एक्सपेंडेड अक्रॉस द स्टेट्स. कई सारे स्टेट्स में जो मूवमेंट्स को एक सिंपैथी और एक सपोर्ट मिला. एंड अल्टीमेटली पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ नाउ एंटर्ड इन द मूवमेंट. जयप्रकाश नारायण ने डिमांड की दैट द डिसमिसल ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार एंड गेव ए कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश व्हाट ही कंसीडर्ड टू बी ट्रू डेमोक्रेसी. तो सच्ची जो लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र है, एक तरीके से वो डिमांड की
किसने? जयप्रकाश नारायण ने। स्टूडेंट मूवमेंट को उन्होंने लीड किया, लेकिन लोगों ने अब जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इस मूवमेंट को। तो जयप्रकाश नारायण लेड द मूवमेंट इन बिहार, बट नाउ दिस मूवमेंट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू बिहार, बट इट एक्सपेंडेड थ्रू द स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री। ये पूरे कंट्री में एक तरीके से मूवमेंट फैल गया। और जयप्रकाश नारायण जो है एक तरीके से उन्होंने डिमांड की कि एक जो ट्रू डेमोक्रेसी, जो कोर वैल्यूज है डेमोक्रेसी, उसको स्टैब्लिश किया जाए, जिसमें जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जो है बिहार के अंदर उसको डिसमिस किया जाए और टोटल रिवोल्यूशन हो, एक तरीके से नए जो एक तरीके से जो है एक मैकेनिज्म आए जिसमें जो है करप्शन की कोई जगह ना हो, देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्लेस फॉर करप्शन। सो सीरीज ऑफ बंद, घेराव, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए। हालांकि गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिजाइन, गवर्नमेंट रिजाइन देने से रिफ्यूज कर दिया। अब देखिए, एक आपको यहाँ पे उस डिविजन का स्लोगन भी दिया हुआ है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उस डिविजन में इतनी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो डोमिनेट थी इंदिरा गांधी कि ये DK बरोहा जो थे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के 1974 में, उन्होंने ये स्लोगन दे दिया अल्टीमेटली, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और बिहार मूवमेंट में 1974 में एक स्लोगन पॉपुलर हुआ, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति मतलब टोटल रिवोल्यूशन। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। विथ टोटल रिवोल्यूशन एज आवर मोटो, द फ्यूचर बिलोंग्स टू अस। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन का स्लोगन दिया गया जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में। अब देखिए, बीच में आपको एक ये जो सोर्स है, इस सोर्स में 105 पेज नंबर पे नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में बता रहा है। आज के डिविजन में आपने कई बार सुना होगा, नक्सलवादियों ने हमला किया, इधर किया है ना, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ के अंदर अभी कुछ टाइम पहले हमले हुए थे नक्सलवादी। तो ये क्या मूवमेंट है, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? तो 1967 के ड्यूरेशन में ही, ये 60s का लेट का पीरियड जो था, उसी ड्यूरेशन में नक्सलबाड़ी एक जगह है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, पीजेंट अपराइजिंग हो रही थी। पीजेंट अपराइजिंग हुई, ठीक है। नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में हम जान रहे हैं, अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपके फाइनल में, एनुअल एग्जामिनेशन में। तो पीजेंट मूवमेंट अपराइजिंग टुक प्लेस इन नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया ऑफ दार्जिलिंग हिल्स इन वेस्ट बंगाल। तो दार्जिलिंग हिल्स रीजन में, डिस्ट्रिक्ट में ही, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में नक्सलबाड़ी एक एरिया है, वहां पे पीजेंट मूवमेंट अपराइजिंग हो रही थी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट जो थी, उसके बैनर के अंडर जो है ये मूवमेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। Beginning from the Naxalbari police station, the peasant movement spread to several states of India and came to be referred broadly as the Naxalite movement. तो नक्सलबाड़ी में ये जो मूवमेंट है एक तरीके से वायलेंट मूवमेंट एक तरीके से स्टार्ट हुआ, और इसको फिर बाद में पॉपुलरली दूसरे रीजन्स में भी फैलने लगा, तो इसको नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलबाड़ी मूवमेंट नाम से इसको जाना गया। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था नक्सलबाड़ी रीजन में, जो बंगाल में दार्जिलिंग जिले में, इसलिए इसको नक्सलाइट नाम दिया गया। 1969 में दे ब्रोक ऑफ फ्रॉम द CPI-M। CPI जो माओइस्ट थे वहां, उनसे मार्क्सिस्ट उनसे अलग हो गए और उन्होंने अपने आप को एक नया नाम दिया CPI। माओइस्ट जो मार्क्सिस्ट थे, कार्ल मार्क्स की फिलोसफी में बिलीव करते थे, CPI-M, उनसे अलग हो गए, इन्होंने नाम दिया कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI-ML। और इनके लीडर थे, वो थे चारू मजूमदार। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार दे फॉर्म्ड CPI-ML, CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। अब आप कहोगे सर ये CPI-M और CPI-ML इनमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं वही कम्युनिस्ट पार्टी थी। कार्ल मार्क्स की फिलोसफी में बिलीव करते थे, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एंड आपको अपने अधिकार लेने के लिए यूनियन में बिलीव करना होगा। देयर आर मेनी सच आइडियोलॉजिकल वैल्यूज आर देयर। और इसी में से जो बाद में मार्क्सिस्ट और लेनिन, जो व्लादिमीर लेनिन था, जो रशियन रिवॉल्यूशन में एक हीरो थे, तो उनसे जो इंस्पायर हुए, तो उनकी आइडियोलॉजी को जिन्होंने फॉलो किया, तो वो उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया एक तरीके से। CPI-ML थोड़ा उस आइडियोलॉजी में थोड़ा एक वायलेंट तरीके से अपनी जो है बातों को रखना, और इस तरीके की फिलोसॉफी है, तो थोड़ा सा एक डिवीजन है। हालांकि आइडियोलॉजी लगभग सिमिलर सी है, थोड़ा सा डिवीजन है। और वो जो थी अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार, इन्होंने जो है कम्युनिस्ट पार्टी ML फॉर्म की। And it argued that democracy in India was a sham and decided to adopt a strategy of protracted guerrilla warfare in order to lead a revolution. और इन्होंने डिसाइड किया कि they won't participate in election because it is just a shame. एक तरीके से गलत है। In election the poor will not get their right,
So to get our right, to get the right of the poor, poor will have to lead the guerrilla warfare. और अपने हथियार उठाइए ना, आर्म्स रिवोल्यूशन इन्होंने एक तरीके से स्टार्ट कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार। और ये जो नेक्सलाइट मूवमेंट था, दे यूज्ड फोर्स टू स्नैच लैंड फ्रॉम द रिच लैंड ओनर्स एंड गिव इट टू द पुअर एंड द लैंडलेस लेबरर्स। और इनके जो सपोर्टर्स थे, दे एडवोकेटेड यूज ऑफ वायलेंट मीन्स टू अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। और in spite of the use of preventive detention and other strong measures adopted by the West Bengal government run by Congress party, the Naxalite movement did not come to an end. In later years, it spread throughout the country. हालांकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस करने की कोशिश की, बट इट स्प्रेड इट अक्रॉस द रीजन, नॉट ओनली रिमेन इन बंगाल। बंगाल ने फिर पूरे कई सारे रीजन में फैला। आज वी आर इन 21st century, still there are many districts which are affected by this Naxalite movement. हालांकि उस ड्यूरेशन में स्टार्ट हुआ था 1960s लेट में, बट आज भी मूवमेंट जो है ये गुरिल्ला वॉरफेयर तरीके से नक्सलवादी जिनको हम कह रहे हैं, तो वो जो है मूवमेंट चलाए हुए हैं। करंटली अबाउट 75 डिस्ट्रिक्ट इन 9 states they are affected by Naxalite violence, and most of these region are backward area. They are inhabited by the Adivasis. तो एक तरीके से आदिवासी रीजन है और बैकवर्ड एरिया है, एंड दीज रीजन्स आर स्टिल अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट मूवमेंट, और अभी भी जो है ये अफेक्टेड है। ये आप देख रहे हैं चारू मजूमदार, हु स्टार्टेड द नक्सलवादी मूवमेंट एंड नक्सलाइट मूवमेंट। 1972 he died. Communist revolutionary and the leader of Naxalbari uprising. He was the leader of Naxalbari uprising. He participated in Tebaga movement before independence, left CPI and founded CPI ML, Marxist Leninist. He believed in the Maoist path of peasant rebellion and defended revolutionary violence. However, he died in police custody. पुलिस कस्टडी में जो है गिरफ्तार इनको कर लिया गया था, इनकी मौत हो गई थी, एंड उसकी भी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं बहुत सारी कि कैसे इनकी मौत हुई, बट दैट इज अनदर इशू। तो ये था आपका नक्सलबाड़ी नक्सलाइट मूवमेंट। सो आई होप अब आपको पता लग गया होगा व्हाट वाज द नक्सलाइट मूवमेंट। ना अभी भी गवर्नमेंट बहुत सारे इनके खिलाफ स्टर्न मेजर्स अपना रही हैं टू सप्रेस द मूवमेंट। डायलॉग भी हैं चल रहे हैं, और इसके अलावा इनके खिलाफ जो है सप्रेशन मूवमेंट भी चल रहे हैं, बट स्टिल वी आर फेसिंग द नक्सलाइट मूवमेंट। बट दैट इज अनदर इशू, वी विल सेपरेटली डिस्कस अबाउट द नक्सलाइट मूवमेंट। अब देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए कार्टून आपको दिखा रहा है, सेव डेमोक्रेसी जेपी, जयप्रकाश नारायण एक तरफ है, और some leaders are talking that look he is trying to subvert democracy to create chaos, grab power. कई सारे लीडर्स ने उस डिसीजन में जयप्रकाश नारायण के खिलाफ आरोप लगाया that he wants to gain power, so therefore he is creating chaos, because there are many people, thousands, lakhs of people who supported Jayaprakash Narayan, and under his leadership they demonstrated, they started protests, they started strikes, घेराव। तो जो लीडर्स उस सिचुएशन में गवर्नमेंट के अंदर थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि he wants to gain power, so he is doing such a chaos. And दूसरी तरफ जो था क्या था, करप्शन, लॉलेसनेस, वायलेंस। तो ये इन्हीं चीजों को लेके जयप्रकाश नारायण यहाँ पे स्लोगन लिए हुए हैं दैट सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ। लोकनायक इनको पॉपुलरली जो है, जैसे आयरन मैन बोलते हैं हम, इंडिया का आयरन मैन, टोनी स्टार्क नहीं, इंडिया का आयरन मैन कौन है? इंडिया का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सो जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वैसे ही लोकनायक का इनको जो है टाइटल दिया गया। लोकनायक मतलब क्या होता है? लोगों का नायक, लोगों का हीरो। तो जयप्रकाश नारायण वॉज अ लोकनायक, एंड 1979 he died, 1902 was his born year. He was a popular socialist leader थे, was active in Bihar and he led this movement against इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो बहुत लोगों ने इनको जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया, एंड द मूवमेंट वाज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स। अब ये जो मूवमेंट था अंडर द लीडरशिप जयप्रकाश नारायण, दिस स्प्रेडेड अक्रॉस द कंट्री, एंड ये नेशनल पॉलिटिक्स को भी जो है अफेक्ट कर रहा था। Now, Jayaprakash Narayan also wanted to spread the Bihar movement to other parts of the country. Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of the railway gave a call for a nationwide strike. This threatened to paralyze the country. In 1975 में क्या हुआ? JP led a people's march to parliament. लोगों का मार्च, जनता मार्च, और उन्होंने एक स्लोगन दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इन्होंने बोला था। और ही लेड ए पीपल मार्च इन 1975। दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज एवर हेल्ड इन द कैपिटल। आई थिंक उस ड्यूरेशन में
लाखों की संख्या में लोग जो है इनकी रैली में आए। इन्होंने पार्लियामेंट घेराव का जो आंदोलन मतलब नारा दिया था, रामलीला मैदान में इन्होंने जो है अपनी सभा की एक तरीके से। ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज लाइक भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी। सो मैनी डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टी ऑल्सो सपोर्टेड हिज रेवोल्यूशन। इनका जो मूवमेंट था उनको सपोर्ट किया। एंड दीज पार्टी वर प्रोजेक्टिंग जेपी एज एन अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जेपी को ये पार्टी प्रोजेक्ट करी थी एज एन अल्टरनेटिव ऑफ इंदिरा गांधी, दैट इंदिरा गांधी को हटा के ये आ सकते हैं। However, there were many criticism about his ideas and about the politics of mass agitation that he was employing. Both the Congress and Bihar agitations were seen as anti-Congress, and rather than opposing the state governments, they were seen as protests against the leadership of Indira Gandhi. She believed that the movement was motivated by personal opposition to her. और इंदिरा गांधी ये मूवमेंट एक तरीके से ऐसा हो गया था सिचुएशन में, इस परसेप्शन कुछ ऐसा भी बन रहा था दैट दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी ओनली एंड दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंदिरा गांधी, एंड इंदिरा गांधी आल्सो सॉ दिस मूवमेंट एज अगेंस्ट हर, है ना, पर्सनल ऑपोजिशन टू हर। और उस सिचुएशन में जैसे अभी हमने डिस्कस किया रेलवे स्ट्राइक के बारे में, तो रेलवे स्ट्राइक 1974 की जिसमें रेलवे एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक करने का ऐलान किया, तो दिस फर्दर क्रिएटेड प्रॉब्लम, कुछ फर्दर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई रेलवे स्ट्राइक के कारण। अब देखिए अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, कि जुडिशरी के साथ किस तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट कैसे हुआ। तो दिस वाज द, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, वाज द पीरियड ऑफ रूलिंग पार्टी वर्सेस जुडिशरी, एंड ऑन मेनी टाइम्स व्हाट एवर डिसीजन पार्लियामेंट टुक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, it just declared it null and void. So this was a situation of judiciary versus government. So do you remember the discussion about the long drawn conflict between parliament and judiciary? You have studied this last year, 11th में आपने read किया होगा, constitutional issue has emerged, can the parliament abridge fundamental rights? केशवानंद भारती के केस में, ये बहुत सारे अलग अलग केसेस हैं जिसमें क्या जो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसको हटा सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाउएवर यू नो, सुप्रीम कोर्ट को एक पावर है, जुडिशरी को पावर है अंडर द जुडिशियल रिव्यू दैट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उसको एक बार रिव्यू कर सकता है और उसको नल एंड वॉइड भी घोषित कर सकता है। दिस इज नोन एज ए जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जब जुडिशरी बार बार गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में इंटरफेयर करने लग जाए तो एक तरीके से बैलेंस जो है वो खराब होने लगता है, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट। तो देखिए, the Supreme Court said it cannot. Secondly, can the Parliament curtail the right to property by making an amendment? Again, the court said that the Parliament cannot amend the Constitution in such a manner that rights are curtailed. Thirdly, the Parliament amended the Constitution saying that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles, but the Supreme Court rejected this provision also. तो देखिए अलग अलग टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से नल एंड वॉइड घोषित कर रहा है। देखिए पहला, जैसे 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज अमर्ज हुए। पहला तो था क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अब्रिज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकती, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट किसी भी सिचुएशन में जो है हटा नहीं सकती। हालांकि बहुत अच्छे डिसीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन किस तरीके से जो कॉन्ट्रास्ट हो रहा था, कैसे जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट हो रहा था, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंडली, क्या पार्लियामेंट जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है अमेंडमेंट के जरिए कर्टेल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इन सच ए मैनर कि राइट्स जो कर्टेल किए जा सके। थर्डली, क्या पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नाम से अब्रिज कर सकती है, हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, नहीं, किसी भी के नाम से जो फंडामेंटल राइट्स को हटाया नहीं जा सकता। तो दिस लेड टू ए क्राइसिस, एक क्राइसिस हो गई कि अल्टीमेटली जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट हो गया। तो एज फार एज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी वर कंसर्न, यू मे रिमेंबर दैट दिस क्राइसिस कल्मिनेटेड इन द फेमस केशवानंद भारती केस में भी प्रॉब्लम्स अमर्ज हुई, और इस सिचुएशन में कोर्ट ने एक डिसीजन दिया दैट देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स। कुछ बेसिक फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिसको पार्लियामेंट किसी भी सिचुएशन में अमेंड नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बहुत पॉपुलर केस हुआ। टू डेवलपमेंट फर्दर एडेड द टेंशन बिटवीन द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। इमीडिएटली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 1973 के अंदर जो केशवानंद भारती का केस था, A vacancy arose for the post of Chief Justice of India. तो केशवानंद भारती का केस जो हो उसके बाद में एक वैकेंसी खाली हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। आपको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जुडिशरी इन जुडिशरी द जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट
एंड देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ कॉलेजियम, कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पे जो सीनियर मोस्ट जज होता है नॉर्मली उसको ही जो है चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो ये प्रैक्टिस में दैट द सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। लेकिन 1973 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट सेट असाइड द सीनियरिटी ऑफ 3 जजेस और उन्होंने जस्टिस A.N. रे जो थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया। इसको भी बहुत जो दूसरे जजेस थे उन्होंने देखा कि प्रैक्टिस तो यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा, बट गवर्नमेंट और जुडिशरी में एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट यहां पे भी आ गया दैट जो जूनियर जज थे उनको सीनियर को सरपास करते हुए जो है एक तरीके से जो है जूनियर जज को अपॉइंट किया गया A.N. रे को। क्वेश्चन आ सकता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ध्यान रखना। 1973 में विच जज was appointed as the chief justice surpassing other seniority, so justice A.N. रे। so appointment became politically एक controversial एक decision बन गया because all 3 judges who were superseded had given ruling against the stand of the government, इन्होंने गवर्नमेंट के स्टैंड के खिलाफ जजमेंट दिए थे। तो ऐसा माना गया कि because they were kind of against, because they gave their judgment, तो ऐसा माना गया शायद वो गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो चीफ जस्टिस बने। और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वर गेटिंग मिक्स्ड अप रैपिडली। पीपल क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ द नीड फॉर अ जुडिशरी एंड द ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, एडवाइजर्स थे, और उस सिचुएशन में ऐसा परसेप्शन बन गया कि गवर्नमेंट भी शायद ये चाहती है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है, जुडिशरी जो है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो एग्जीक्यूटिव के कंसर्न हो, एग्जीक्यूटिव के विजन को ध्यान में रखते हुए जो है उसके कमिटेड हो, उसको कमिटमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने जो है डिसीजंस लें। द क्लाइमेक्स ऑफ द कन्फ्रंटेशन वाज ऑफ कोर्स द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन इनवैलिड। और अल्टीमेटली इस पे कहते हैं ना वो एक अल्टीमेट लास्ट में जो हथौड़ी की चोट के जैसा एक रहा, लास्ट का रीजन रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, डिसीजन कुछ ऐसा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि इंदिरा गांधी जो चुनाव जीती हैं 1971 में जो चुनाव हुए थे वो गलत तरीके से जीती है, फ्रॉड तरीके से, और उनका जो इलेक्शन है, जो रिजल्ट है, उसको एक तरीके से इनवैलिड माना जाता है। तो एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन था। प्रधानमंत्री उनका इलेक्शन ही अगर इनवैलिड माना जाए तो परसेप्शन भी एक गलत जाए और अल्टीमेटली उनको रिजाइन भी करना पड़े, तो ये तो खतरनाक सिचुएशन थी। तो ये अल्टीमेटली हुई, क्या हुआ वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या हुआ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में कि 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, कौन, जगमोहन लाल सिन्हा, जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो यूपी का मेन कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पास्ड ए जजमेंट डिक्लेयरिंग इंदिरा गांधी इलेक्शन टू लोकसभा इज इनवैलिड। 12 जून 1975 को जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने एक जजमेंट दिया कि इंदिरा गांधी जो इलेक्शन जीती थी 1971 में जो इलेक्शन हुआ था वो गलत तरीके से जीती और ये इलेक्शन क्या है, इनवैलिड है। अब आप कहोगे सर ये क्या हो गया, ये कब कोर्ट में केस गया था और क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो इसका बैकग्राउंड में आपको यहां पे बता रखा है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे राज नारायण। कौन इलेक्शन लड़े थे? राज नारायण, एक सोशलिस्ट लीडर थे who contested against इंदिरा गांधी in 1971. He filed a petition. उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी और पिटीशन में बोला था कि he challenged the election of इंदिरा गांधी on the ground that she had used services of government servants in her election campaign. उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट मशीनरी जो है उसका बहुत बेजा यूज किया गया है और इंदिरा गांधी ने इस तरीके से जो चुनाव जीता है फ्रॉड तरीके से, गवर्नमेंट मशीनरी को यूटिलाइज करके, यूज करके। फिर अल्टीमेटली उस पर डिस्कशंस हुए, जजमेंट हाईकोर्ट का था और अल्टीमेटली जजमेंट दिया जगमोहन लाल सिन्हा जो हाईकोर्ट के जस्टिस थे कि हर इलेक्शन इज इनवैलिड। अब इतना बड़ा जजमेंट था, द जजमेंट ऑफ हाईकोर्ट मेंट दैट लीगली सी वाज नो मोर एमपी। अब वो क्या नहीं, एमपी नहीं है। देयरफॉर सी कुड नॉट रिमेन इन प्राइम मिनिस्टर अनलेस सी वंस अगेन इलेक्टेड एज एन एमपी विद इन 6 months। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि अगर कोई एमपी नहीं है तो भी वो प्राइम मिनिस्टर, या अगर कोई एमएलए नहीं है तो भी वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। शर्त बस ये है कि वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन, अगर पीएम बना है, प्राइम मिनिस्टर बना है, तो या राज्यसभा का मेंबर बन जाए या लोकसभा का मेंबर बन जाए, या सीएम बना है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन जाए अगले 6 महीने के अंदर अंदर। तो ये बहुत, लेकिन एक परसेप्शन बहुत गलत जा रहा था कि इस तरीके से इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। हालांकि जून 24 1975 को सुप्रीम कोर्ट जो है इट ग्रांटेड ए पार्शियल स्टे
उसने हालांकि जजमेंट जो था इलाहाबाद हाईकोर्ट का उस पर एक स्टे लगा दिया, पार्शियल स्टे, टेम्पररी स्टे लगा दिया ऑन हाईकोर्ट्स ऑर्डर टिल हर अपील वॉज डिसाइडेड, फर्दर उसको डिसाइड करे. सी कुड रिमेन एन एमपी बट कुड नॉट टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सी कुड रिमेन एमपी, रिमेन पीएम, बट सी कुड नॉट टेक पार्ट इन द लोकसभा प्रोसीडिंग अंटिल फर्दर वी डिस्कस द मैटर. तब तक हम मैटर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है, मतलब उसको डिसाइड करते हैं. अब इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई थी. अब क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स, अब इसका क्या रिस्पॉन्स हुआ. इंदिरा गांधी उस टाइम में बहुत पॉपुलर लीडर थी, बहुत डोमिनेटेड एक तरीके से फोर्स थी. दूसरी तरफ एजिटेशन प्रोटेस्ट चल रहे थे और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई. जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप में अभी हमने देखा बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे और उनको और अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई ये तो इलेक्शन ही गलत तरीके से जीती इंदिरा गांधी, तो उससे और लोगों ने जो है इनके मूवमेंट को सपोर्ट किया इंदिरा गांधी के खिलाफ. और उसी ड्यूरेशन में फिर इंदिरा गांधी ने इस चीज को यूज किया कि ऑपोजिशन इज क्रिएटिंग पैनिक, क्रिएटिंग क्राइसिस एंड देयर इज अ क्राइसिस एंड सो देयरफॉर आई डिक्लेयर इमरजेंसी, माय गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी, और इमरजेंसी लगा दी गई अल्टीमेटली. अब देखिए क्या हुआ. 25 जून द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधीज रेजिग्नेशन एंड दे ऑर्गेनाइज्ड अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्लीज रामलीला ग्राउंड, रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को बहुत जबरदस्त बड़ी संख्या में डेमोन्स्ट्रेशन जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. जयप्रकाश नारायण ने अनाउंस किया दैट अ नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन, आस्क्ड द आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू नॉट ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स. उन्होंने कहा कि जो, क्योंकि अब इंदिरा गांधी इज इवन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको उनके इलेक्शन को इनवैलिड मान दिया. हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे लगा दिया था, डिसीजन पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करना था मैटर. बट आर्मी को, पुलिस को जयप्रकाश नारायण ने बोला कि आप भी जो गवर्नमेंट का ऑर्डर मत मानिए क्योंकि ये एक इमोरल गवर्नमेंट, इलीगल गवर्नमेंट है. तो एक तरीके से क्राइसिस क्रिएट हो गई. दिस टू थर्टन टू ब्रिंग द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट टू अ स्टैंड स्टिल. द पॉलिटिकल मूड ऑफ द कंट्री हैड टर्न अगेंस्ट द कांग्रेस मोर देन एवर बिफोर. लोग भी जो एक तरीके से जबरदस्त तरीके से खिलाफ हो रहे थे कांग्रेस पार्टी के. तो अल्टीमेटली क्या हुआ. अब इसका रिस्पॉन्स देखिए, क्या टॉपिक था, क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स. क्राइसिस तो हमें पता लग गई, तो क्या क्राइसिस थी कि एक डेमोक्रेटिक क्राइसिस आ गई जिसमें पीपल वर अगेंस्ट government, judiciary versus government was there. Ultimately Allahabad High Court passed an order against Indira Gandhi. So now what was the response of the government? Now the response of the government was to declare the state of emergency. Ultimately state of emergency create कर दिया गया. कब? 25th of June 1975 the government declared that there was a threat of internal disturbances and therefore it invoked Article 352. तो अंडर आर्टिकल 352 सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावर टू इंपोज इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है. तो वही आर्टिकल 352 का यहां पे यूज किया कि देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, देयर इज अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, सो देयरफॉर दे इन्वोक्ड आर्टिकल 352 एंड अल्टीमेटली अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट, as you know, constitution has given power to the government, central government, that it can impose emergency. So emergency was imposed on 24th June 1975 under article 352 and ultimately the government decided that a grave crisis had arisen which made the proclamation of state of emergency necessary. Technically speaking, this was within the powers of the government, for our constitution provides some special power to government once an emergency is declared. जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो उसमें कुछ राइट्स जो होते हैं वो भी ब्रीच किए जा सकते हैं. यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर. और अल्टीमेटली कब किया गया? ऑन द नाइट ऑफ 25th June 1975 द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रेसिडेंट वाज फखरुद्दीन अली अहमद, उनके नाम से, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल होता है एक तरीके से ये. तो इमरजेंसी लगा दी गई. कब लगाई गई? ऑन द नाइट ऑफ 25th June 1975. तो ये था गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स उस क्राइसिस में, जो क्राइसिस हुई थी. अब अल्टीमेटली क्या हुआ? अब आपको सर इमरजेंसी में हुआ क्या, तो आप यहां पे देखिए, जैसे आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसर्स वाज डिस्कनेक्टेड. In the early morning, a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. The cabinet was informed about it at a special meeting at 6 a.m. 26 June. After all this had taken place. ये बहुत एक, हालांकि इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज भी किया गया दैट इवन द कैबिनेट वाज नॉट इन्फॉर्म्ड. कैबिनेट को भी 26 जून को अगले दिन पता लगा, सुबह 6 बजे एक मीटिंग हुई कैबिनेट की वेयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेट. द कैबिनेट वाज इन्फॉर्म्ड दैट इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड.
many political leaders, all political leaders, opposition leaders, they were arrested, they were put behind the bars. उनको, और जो मेजर न्यूज़पेपर्स जो थे उनकी बिल्डिंग्स पर लाइट मतलब वहां पे काट दी गई. क्या पब्लिश होगा, कैसे पब्लिश होगा, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उस सिचुएशन की कुछ कटिंग्स. देश में तानाशाही रोकने के लंबे संघर्ष हेतु तैयार रहें. जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की, बंदिशें लगी, है ना, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड. ये उस सिचुएशन के जो कटिंग्स हैं कुछ पेपर्स की. सेवरल लीडर्स अरेस्टेड, नया आपातकाल, जयप्रकाश और कई नेता गिरफ्तार. अब देखिए, अब हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, रिजल्ट क्या निकला, क्या हुआ इमरजेंसी के दौरान. तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज, प्रेस सेंसरशिप कर दी गई. जो प्रेस है, जो ड्यूरेशन में न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे, उनको पूरी तरीके से सेंसर किया जाने लगा कि क्या पब्लिश होगा न्यूज़पेपर में, क्या आर्टिकल छपेंगे, न्यूज और गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं छापा जाएगा. इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए. तो प्रेस सेंसरशिप की गई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस, जमात इस्लामी, कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बैन कर दिया गया. प्रोटेस्ट वगैरह डिसअलाउ कर दिए गए. पब्लिक एजिटेशन डिसअलाउ कर दिया गया. गवर्नमेंट ने जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन मेजर्स अपनाने स्टार्ट किए. लोगों को पहले ही अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और विदाउट एनी एक्विजिशन की उन्होंने कोई ऑफेंस किया हो, कोई क्राइम किया हो, इसके बिहाफ में नहीं, पहले के भी फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकते हैं, लोगों को जबरदस्ती जो है डिटेन करना स्टार्ट कर दिया. कई सारे केसेस जो हैं इसके बिहाफ पे कि एक तरीके से इलीगल काइंड ऑफ डिटेंशन है, लोगों का किया जा रहा है. तो हाई कोर्ट्स में बहुत सारी रिट पिटिशन फाइल हुई. रिट पिटिशन क्या होती है? सम स्पेशल ऑर्डर्स गिवन बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स वायलेशन. सो दीज स्पेशल ऑर्डर्स आर नोन एज रिट पिटिशन. सो कई सारे हाई कोर्ट्स ने रिट पिटिशन जो है एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और सुनना स्टार्ट किया. गवर्नमेंट ने बोला कि नो, हाई कोर्ट जो है इन पिटिशन को नहीं सुन सकते क्योंकि अभी इमरजेंसी की सिचुएशन लगी हुई है. अल्टीमेटली क्या हुआ, अप्रैल 1976 में एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने भी ये जजमेंट दे दिया कि ऐसी जो, ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, कि हाई कोर्ट जो है रिट पिटिशन नहीं प्ली को नहीं एंटरटेन करेंगे. दे कैन नॉट लिसन और दे कैन नॉट एंटरटेन द रिट पिटिशन. एंड द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द गवर्नमेंट प्ली, कि गवर्नमेंट की जो प्ली थी कि भाई हाई कोर्ट वगैरह जुडिशरी जो है, क्योंकि बिकॉज द इमरजेंसी इज इन प्रोग्रेस, तो हाई कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन द रिट पिटिशन. एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड. दिस वाज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. कंट्रोवर्शियल जजमेंट जो है उनमें से आता है सुप्रीम कोर्ट का ये. इसका ये मतलब था कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन, लाइफ एंड लिबर्टी का जो राइट है सिटीजन्स का, वो भी छीन जाना. तो ये एक तरीके से बहुत एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का भी उस डिसीजन में कंट्रोवर्शियल जजमेंट रहा. कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया. हालांकि जो उस डिसीजन में रेजिस्टेंस कैसे किया पॉलिटिकल लीडर्स ने, तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो गिरफ्तार नहीं हुए, बच गए, वो अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने सीक्रेटली अपना वर्क करना स्टार्ट किया. लोगों को ऑर्गेनाइज करना, सरकार के खिलाफ अवेयर करना, और सरकार की जो है गलत नीतियों के बारे में लोगों को बताना. और कई सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने अवार्ड वगैरह भी जो है वो लौटाना स्टार्ट कर दिया. पद्मश्री, पद्म भूषण, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स मिले थे लोगों को, वही सारे स्कॉलर्स जो थे, दे रिटर्न देयर अवार्ड्स. एंड बाय एंड लार्ज सच ओपन एक्ट्स ऑफ डिफेंस रेजिस्टेंस वर रेयर. हालांकि ऐसे ओपन ये जो इस तरीके के रेजिस्टेंस थे जिसमें अपने जो है इस तरीके से अवार्ड्स वगैरह लौटाए, बहुत रेयर थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया. उसके बाद में पार्लियामेंट ऑल्सो ब्रॉट, पार्लियामेंट क्या कर रही थी, दिस ऑल्सो ब्रॉट मैनी न्यू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट्स. इन द बैकग्राउंड ऑफ रूलिंग ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इंदिरा गांधी केस में जो दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट, उसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर. एंड इट वाज मेड डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट. मतलब ये भी बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था कि प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज जो है वो उसको हियरिंग नहीं हो सकती, उसको नहीं सुना जा सकता. और 42nd अमेंडमेंट एक और किया गया. द 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास ड्यूरिंग इमरजेंसी. ये अमेंडमेंट जो था, सीरीज ऑफ चेंजेस, 42nd अमेंडमेंट में कई सारे चेंजेस कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बहुत कोर वैल्यू चेंजेस जो थे. अब ये जो सारे चेंजेस किए गए थे, वन वाज द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेशन इन द कंट्री वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 ईयर. पहले और अभी भी करंटली हमारी 5 years की जो टोटल टाइम पीरियड होता है ड्यूरेशन का नेक्स्ट इलेक्शन का, तो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, 6 ईयर का कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट के अंदर. और भी बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए. और ये जो चेंज था, इट वाज नॉट ओनली फॉर द इमरजेंसी पीरियड बट वाज इंटेंडेड टू बी अ परमानेंट नेचर,
तो परमानेंट नेचर का इस तरीके का ये जो चेंज किया गया कि 6 ईयर का टाइम पीरियड बना दिया गया। इसके अलावा इमरजेंसी में इलेक्शन कैन बी पोस्टपोन बाय 1 ईयर, और क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी तो वैसे भी 1 साल इमरजेंसी के कारण बढ़ सकता है, ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। दस इफेक्टिवली आफ्टर 1971 जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन नीडेड टू बी हेल्ड ओनली इन 1978। तो इस तरीके का ये पूरा सिस्टम किया गया। अब कंट्रोवर्सीज क्या हुई रिगार्डिंग इमरजेंसी, तो इमरजेंसी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो 1975 में हुआ। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इसका, और एक शाह कमीशन इन्वेस्टिगेशन की गई। बाद में जनता पार्टी की सरकार में एक शाह कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। तो शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी दैट द इमरजेंसी फाउंड आउट देयर वर मैनी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कई सारे एक्सेस मतलब बहुत अति, कई चीज़ों में अति की गई, बहुत ज़्यादा, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे बढ़कर जो है अपने पावर का मिसयूज करना, वो किया गया इमरजेंसी के दौरान। There are varying assessment of what the lesson of emergency are for the practice of democracy in India. Let us look what these by one. अब तो सबसे पहले हम अब क्या डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी के क्या जो शाह कमीशन ने फाइंडिंग की और क्या रिजल्ट निकले। तो सबसे पहले तो ये था कि क्या इमरजेंसी नेसेसरी थी, इमरजेंसी के बिना भी काम हो सकता था लीगल तरीके से, ये पब्लिक डिस्कोर्स के जरिए। इमरजेंसी लगाना क्या इतना इंपॉर्टेंट था कि इमरजेंसी लगा दी अल्टीमेटली। इसमें उस ड्यूरेशन की गवर्नमेंट के अपने मोटिव थे, ऑपोजिशन का अपना एक इंटेंट था। तो वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या इमरजेंसी नेसेसरी थी। तो सिंपली देखिए क्या बता रहा है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और इसी का जो है एक तरीके से मिसयूज उस ड्यूरेशन की गवर्नमेंट ने किया। उसने नाम दिया कि बिकॉज देर आर इंटरनल डिस्टर्बेंस, देर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस इन कंट्री, सो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन ने ही वो पावर दी थी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट यूज देयर पावर, और गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज किया। गवर्नमेंट यूज दैट पावर एज द रीजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। 1975 से पहले इमरजेंसी वाज नेवर प्रोक्लेम्ड ऑन दिस ग्राउंड। इमरजेंसी इस ग्राउंड पे कभी भी प्रोक्लेम नहीं की गई थी। पहली बार था कि इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर प्रोक्लेम की गई। हालांकि इमरजेंसी 1965 की वॉर हमारे पाकिस्तान के साथ में हुई थी, 71 के ड्यूरेशन में भी एक तरीके से इमरजेंसी की क्राइसिस थी, लेकिन वो एक अलग इशू था। इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से पहली बार एक इमरजेंसी जो है वो इम्पोज की गई थी, जो 1975 में इम्पोज की गई थी। एजिटेशंस उस ड्यूरेशन में चल रहे थे कंट्री में, चीज़ें जो है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा खराब हो। गवर्नमेंट कह रही थी कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज को ये अलाउ करना चाहिए रूलिंग गवर्नमेंट को कि वो रूल करे, क्योंकि उनके पास में लोगों ने उनको राइट दिया है। गवर्नमेंट इस तरीके जो अपोजिशन है इस तरीके से केओस क्रिएट करे, ये सही नहीं है। कि इंदिरा गांधी का मानना था कि यू कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली कंटिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट। अब इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट को भी वर्क करने देना चाहिए। तो गवर्नमेंट की अपनी इंटेंट था, गवर्नमेंट का कहना था कि भाई हमें काम करने दिया जाए, लेकिन इस तरीके से अगर ऑपोजिशन क्रिएट करेगा प्रॉब्लम्स तो ये सही नहीं होगा। इसलिए जो है इमरजेंसी जो है इम्पोज की गई। यहाँ पे एक कार्टून भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है ये भी। मिसेस इंदिरा गांधी's confrontation with Shah Commission provoked this cartoon when the commission report was released। तो किस तरीके से जस्टिस जो है उसके सामने स्वॉर्ड लिए जो इंदिरा गांधी है उनको दिखाया गया, मिसेस गांधी को। और साइड में आप देखिए शाह रिपोर्ट, जो शाह कमीशन की रिपोर्ट है, इंदिरा गिल्टी, कि किस तरीके से इंदिरा गांधी को उन्होंने फाउंड किया कि कुछ हद तक जो गलतियां हुई थी इमरजेंसी इम्पोज करने में। अब डिमोलिशन ऑफ टर्कमैन गेट एरिया दिल्ली, तो इमरजेंसी में बड़े पैमाने पर कई सारी और चीज़ें हुई, जैसे इमरजेंसी विटनेस्ड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल लिविंग इन दिल्लीज पुअर लोकेलिटी। झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते थे इमरजेंसी के दौरान उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगाया गया, और कई उनको रिलोकेट, जो बैरन एरिया है यमुना रिवर के अक्रॉस, वहाँ पे उनको रिलोकेट कर दिया गया। और इनमें से जैसे एक अफेक्टेड कॉलोनी थी टर्कमैन गेट की, है ना, टर्कमैन गेट, और यहाँ के जो झुग्गीज ऑफ द एरिया दे वर डेमोलिश्ड, उनको डेमोलिश कर दिया गया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो थे इस एरिया के, दे वर फोर्सिबली स्टरलाइज्ड,
उनको जो है एक तरीके से यहाँ पे उस ड्यूरेशन में, इमरजेंसी ड्यूरेशन में नसबंदी का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ज़बरदस्ती जो है पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदियाँ करवाई गई। मतलब एक इस तरीके की सिचुएशन जो है क्रिएट कर देगी, और लोगों के पास में उस ड्यूरेशन में कोई पावर भी नहीं थी और राइट भी नहीं थे लोगों के, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट भी हुए जो बड़े एक मतलब अजीब से इंसिडेंट थे कि फोर्सफुली लोगों को जो है इस तरीके से डिस्प्लेस किया जा रहा है, स्टरलाइज किया जा रहा है। And many people escaped sterilization simply because they were able to motivate other people to get themselves sterilized and were rewarded by the grant of title of peace of land. और कई सारे जो लोग थे उन्हें स्टरलाइजेशन सिंपली जो है कई तरीके के जो है मोटिवेशन भी दिया गया लोगों को कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के लिए लोगों को स्टरलाइजेशन जो है वो किया जाए। इस तरीके से जो है सा कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें जो है फाइंडिंग हुई थी। अब देखिए व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कई चीज़ें जो है इमरजेंसी के दौरान हुई। अपोजिशन लीडर्स को उनको गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें हुई। तो गवर्नमेंट सबसे पहले देखिए, द गवर्नमेंट said that it wanted to use emergency to bring law and order, restore efficiency and above all implement the pro-poor welfare program। और गवर्नमेंट ने इसके बेसिस पर ही, जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया और उन्होंने डिक्लेयर किया दैट इट डिटर्मिनेशन टू इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम। और इन 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिव्यू ऑफ एग्रीकल्चर वेजेस, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एटसेट्रा। सो देयर वर मैनी प्रो पुअर स्कीम्स, बहुत सारी प्रो पुअर स्कीम्स थी उस ड्यूरेशन में। तो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव ये था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जुडिशरी में इंप्लीमेंट नहीं करने दे रही, कई सारी और प्रॉब्लम, अपोजिशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए जो है हम इमरजेंसी जो है इम्पोज कर रहे हैं। और शुरुआती महीनों में, इनिशियल मंथ्स में, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जो अर्बन मिडिल क्लास थी, दे वर जनरली हैप्पी। उनमें बहुत ज्यादातर लोग खुश भी थे। उनका मानना था कि इनफैक्ट दैट एजिटेशन केम टू एन एंड, डिसिप्लिन वाज एनफोर्स्ड ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इस तरीके से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उन पर भी अब डिसिप्लिन इम्प्लॉय होगा, वो डिसिप्लिन जो है वो इम्पोज किया जाएगा एक तरीके से, और कड़ी सजाएं दी जाएगी इफ पर्सन विल नॉट वर्क। ऑफिशियल्स भी जो है काम पर सही टाइम पर आने लगे, सही टाइम पर काम करने लगे, तो कई लोग शुरू में खुश भी हुए। बहुत बड़ा जो है जो अर्बन क्लास, मिडिल क्लास के जो लोग थे। और बट अल्टीमेटली देखिए फिर क्या हुआ, द पुअर एंड रूरल पीपल आल्सो एक्सपेक्टेड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम दैट द गवर्नमेंट वाज प्रोमिसिंग। गरीब लोगों का मानना था, रूरल लोगों का मानना था कि गवर्नमेंट इज promising that they will implement 20 point program and good programs will be implemented. So they were also happy. Thus different sections of society had different expectation from emergency and also different viewpoints. हालांकि बहुत सारे ज़्यादातर लोगों विरोध में थे because rights were infringed during the emergency, but there was a section which was quite happy initially. शुरुआत में वो happy था, बाद में इसमें से बहुत सारे सेक्शन जो है वो अगेंस्ट हो गया डिसीजन, बिकॉज राइट्स वर देन इन्फ्रिंज, लोगों के राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज किए गए। अब देखिए यहाँ पे एक कार्टून है, ये भी कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है। यहाँ पे देखिए, नो नॉट येट, इट्स स्टिल रिस्की फॉर यू टू बी ऑन योर ओन, इमरजेंसी, हैप्पी न्यू ईयर 1976। तो कैसे ही जो है इमरजेंसी के नाम पर लोगों को ज़बरदस्ती जो है बिठा के ले जाया जा रहा है। तो इसी चीज़ को रेफर कर रहा है कि कैसे इमरजेंसी जो है उसको जो है यूज़ किया गया। और नेक्स्ट आपको बता रहा है कई जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इमरजेंसी को, उन्होंने बताया किस तरीके से जो है बहुत रिप्रेसिव मेजर्स, सेंसरशिप मेजर्स जो है वो लगाए गए, इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, कई सारे न्यूज़पेपर्स जो हैं उनकी इमरजेंसी जब लागू की गई काफ़ी दिन तक तो पता ही नहीं लगा कि इमरजेंसी लग चुकी है। और 3 दिन, जैसे यहाँ पे कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाज रिस्टोर्ड 2 or 3 days आफ्टर द सेंसरशिप apparatus हैड बीन सेटअप। तो सेंसरशिप नॉर्म्स बन गए, उसके बाद में 2-3 दिन बाद में कई न्यूज़पेपर्स जो थे दिल्ली में और कई सारे एरियाज में वहाँ पे लाइट दी गई, तब तक उनकी लाइट ही कट हो गई एक तरीके से। तो वो प्रिंट न्यूज़पेपर्स ही नहीं आए कई दिन, 1-2 दिन तो अगले, है ना। तो इस तरीके से जो है शाह कमीशन जो है उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उस ड्यूरेशन में हुई। कई जो है कस्टोडियल डेथ हो गई, कई जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई, पुलिस की कस्टडी में जो है उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जो थी इमरजेंसी के साथ में थी। लेसन्स क्या है इमरजेंसी के? तो लेसन्स, तो सबसे बड़ा लेसन आप खुद सोचिए क्या हो सकता है कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स का इन्फ्रिंज हो जाना
किसी भी नाम पर इमरजेंसी को आप इम्पोज नहीं कर सकते, और उसी ड्यूरेशन में आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते। और कैसे जुडिशरी ने भी जो है अपना रोल जो प्ले करना चाहिए था उसको प्ले नहीं किया उस ड्यूरेशन में, तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट था। तो इमरजेंसी भी हमारे लिए एक लेसन है, और ये बहुत बड़ा लेसन है कि हम उससे सीख लें और फ्यूचर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। एक तो लेसन हमने ये सीखा दैट ऑफ इमरजेंसी इज दैट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया, और अल्टीमेटली हुआ भी ये कि थोड़े टाइम बाद में ही उसी इमरजेंसी को हटाना पड़ा। अल्टीमेटली इलेक्शन हुए, इलेक्शन में इंदिरा गांधी हारी, अपोजिशन पार्टी चुनाव जीती जनता पार्टी के अंदर, जो हम भी देखने वाले हैं। और सेकंड क्या हुआ, इट ब्रॉट आउट सम एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव बीन रेक्टिफाइड सिंस। और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम से इमरजेंसी लगाई गई थी, तो फ्यूचर में कोई और इमरजेंसी ना लगा दे इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से, तो इस चीज़ को भी रेक्टिफाई किया गया बाद में। और बाद में जो है कई सारे अमेंडमेंट किए गए, जिसकी जनता पार्टी की सरकार में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें जो है इस इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा के आर्म्स अपराइजिंग वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आर्म्स अपराइजिंग हो, हथियार उठा लोग, बड़े पैमाने पर डिस्टर्बेंस हो रही है, देन एंड ओनली इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड, नॉट ऑन जस्ट द नेम इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे तो अगर अपोजिशन पार्टीज विरोध करेंगी तो कोई भी फिर फ्यूचर में गवर्नमेंट जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है। सो नाउ इंटरनल डिस्टर्बेंस जो इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, एंड इज नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट प्रेसिडेंट को राइटिंग में दे, जो इस ड्यूरेशन की इमरजेंसी में नहीं हुआ था, जो हमारे यहाँ पे लगी थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, तो इमरजेंसी रिटर्न में दे कैबिनेट, तभी इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है, और वो भी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस अलोन। आर्म्ड रिबेलियन अगर हुआ है तो आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। थर्ड हमने क्या लेसन लिया, दैट इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम आती है तो ही हमें पता लगता है वैल्यू चीज़ों की। तो उस इमरजेंसी ने हमें ये भी सिखाया कि हम कितने, वो जो डेमोक्रेसी के अंदर कितने राइट्स मिलते हैं हमें, और जब इमरजेंसी लगती है तो जब राइट्स छीन लिए जाते हैं आपसे, तब कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वैल्यू जो है लिबर्टी, हम वैल्यू नहीं करते इन चीज़ों की, हमें कितने राइट्स मिले, हमें कितने खुशनसीब हैं हम कि हम डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे। लेकिन जब आपके राइट्स ले लिए जाएं, आपको लिबर्टी ना हो, तो उस ड्यूरेशन में आपको पता लगती है वैल्यू उन राइट्स की, उन लिबर्टीज़ की। तो थर्डली द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर अबाउट देयर वैल्यू ऑफ देयर सिविल लिबर्टीज़। तो ये पूरा एक लेसन था जो हमने इमरजेंसी से सीखा। अब पॉलिटिक्स क्या हुई, आफ्टर इमरजेंसी क्या हुआ, तो बिल्कुल एक जो होना चाहिए था वही हुआ कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, अल्टीमेटली जो इमरजेंसी जो है उसको हटानी पड़ी और इलेक्शंस अनाउंस करने पड़े, और 1977 में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए गए, 1977 इलेक्शंस, एंड दिस टर्न्ड आउट टू बी अ रेफरेंडम। ये एक रेफरेंडम कन्वर्ट हुआ अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, अगेंस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द इमरजेंसी। एंड व्हाट हैपेंड इन दिस इलेक्शन? In this election, Indira Gandhi government and the Indian National Congress was defeated. Indian National Congress को जो डिफीट हुई, ये देखिए लोकसभा इलेक्शन 1977। अल्टीमेटली हुआ क्या, जनता पार्टी, कई सारी ऑपोजिशन पार्टी जो थी उन्होंने मिलकर एक फॉर्म किया था अलायंस, जिसको नाम दिया गया जनता पार्टी, उसकी सरकार बनी। और मोरारजी देसाई, ये जो मोरारजी देसाई हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने उस ड्यूरेशन में। तो जनता पार्टी ने जो है देखिए द न्यू जो जनता पार्टी है, नई पार्टी फॉर्म हुई, उसको नाम दिया गया जनता पार्टी। एक तरीके से इलेक्शंस की ईव को, मतलब कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, और उसके बेसिस पर एक कॉमन आइडियोलॉजी के बेसिस पे उन्होंने जो है एक पार्टी फॉर्म की, जनता पार्टी। और इस नई जनता पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया। Some leaders of Congress who were opposed to the emergency also joined this new party. Some of other Congress leaders also came out and formed a separate party under the leadership of Jagjeevan Ram. कई कांग्रेस लीडर जो जगजीवन राम की लीडरशिप में उन्होंने पार्टी फॉर्म की, और दिस पार्टी नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी लेटर मर्ज्ड विद जनता पार्टी। तो जगजीवन राम की लीडरशिप में जो कांग्रेस के कई सारे लीडर्स थे, उन्होंने अलग से कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम करके पार्टी बनाई। बाद में हालांकि इसको जनता पार्टी में मर्ज कर दिया गया। इस जनता पार्टी ने इमरजेंसी पर रेफरेंडम बना दिया नया इलेक्शन को, एंड इस तरीके से कैंपेन किया। और अल्टीमेटली हुआ क्या, फाइनल जब रिजल्ट आया, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी वाज डिफीटेड इन लोकसभा इलेक्शन। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 154 सीट्स इन द लोकसभा, एंड इट्स शेयर ऑफ वोट्स
वो भी बहुत गिर गए, लेस देन 35% जो है उनको शेयर टोटल जो है वोट मिले पोल में। और जनता पार्टी और इसके जो अलाइज थे, दे वॉन्ट 330 आउट ऑफ हाउ मेनी सीट्स, आउट ऑफ 542 सीट्स इन लोकसभा। तो 330 सीट्स जो है उन्होंने जीती। जनता पार्टी ने अकेले 295 सीट जो हैं वो जीती और उनको क्लियर मेजॉरिटी मिली एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म गवर्नमेंट। कई सारे जो स्टेट्स थे उसमें भी जो है जनता पार्टी की सरकार बनी। कई जो इम्पोर्टेंट बड़े बड़े लीडर्स थे वो चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली और उनके जो बेटे थे संजय गांधी, उनको अमेठी से चुनाव हरा दिया गया, हार गए एक तरीके से। और इस तरीके से ये फाइनल रिजल्ट रहा इमरजेंसी का। और जनता गवर्नमेंट फिर जो है फॉर्म हुई। ये आप देखिए, जनता गवर्नमेंट फॉर्म हुई। मोरारजी देसाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। ठीक है, हियर यू कैन सी टेकिंग अप बाय द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर 1977, जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑल्सो यू कैन सी, ये देखिए आप यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, बाद में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा इलेक्शन जो हुआ 1977 का, तो आप देख सकते हैं जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, अदर्स। तो किस तरीके से जनता पार्टी थ्रू आउट जो आपका सेंट्रल इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, इसके अलावा नॉर्थ जो आपका पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स इलाके हैं, वहाँ पे किस तरीके जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, ज़बरदस्त उनको वोट शेयर मिला। अब देखिए ये कुछ कार्टून्स हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में बता रखा है, ही वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस ड्यूरेशन के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। और किसान सम्मेलन, पार्टी इन फाइटिंग, आई कांट हियर यू, है ना, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कार्टून है उस ड्यूरेशन के। और यह कार्टून अलग अलग चीज़ें जो है रेप्लिकेट कर रहे हैं। जनता पार्टी फैक्शन फाइट इंस्पायर्ड मैनी कार्टून्स एट दैट टाइम। अब जो जनता पार्टी बनी थी सरकार, उसमें भी फिर बाद में जाके जो इसी के कारण 1980 में दोबारा इलेक्शन करवाने पड़े 3 साल के अंदर अंदर ही। उसमें कई सारे फैक्शन थे, तो इसलिए अल्टीमेटली उनमें भी जो बहुत सारे डिविजन्स थे, तो उन्हीं डिविजन्स को जो है ये रेफर कर रहा है, कार्टून्स ही रेफर कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट लीगेसी। तो इमरजेंसी की तो लीगेसी यही है कि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि 1977 में इलेक्शन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 1980 के अंदर जो पार्टी सिस्टम था वो भी एक तरीके से बदल गया। अल्टीमेटली अलायंस गवर्नमेंट जो है उनका एक डोमिनेंस बना, लेकिन 1980 में दोबारा जो है इंदिरा गांधी जो है सरकार जीत के आई। और ये एक तरीके से इमरजेंसी की पूरी लीगेसी रही। इमरजेंसी को कई सारी मूवीज़ में भी जो है उनकी इमरजेंसी को जो है इंडिया के बता रखा है। अल्टीमेटली 1980 का जब इलेक्शन हुआ तो दोबारा इंदिरा गांधी बड़े पैमाने पर जो है सीटें जीती। और ये आप देखिए कार्टून किस तरीके से जो है पॉलिटिकल लीडर स्वीपिंग द पोल्स। दिस कार्टून अपीयर्ड आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1980। तो 3 साल के अंदर अब आप कहोगे सर 3 साल के अंदर क्या बदल गया? तो जनता पार्टी जो थी उसके अंदर इतनी इनफाइटिंग हुई, बहुत सारे फैक्शंस थे, जो ऑपोजिशन कमजोर हो गया। तो और दोबारा जो है इंदिरा गांधी ने एक तरीके से एक लीडरशिप अपनी दिखाई, मास अपील थी उनकी, और उन्होंने कई सारे वादे भी किए लोगों को। तो अल्टीमेटली जो है पीपल वोटेड फॉर इंदिरा गांधी ने 1980 इलेक्शन, जो 3 साल के अंदर ही दोबारा, अल्टीमेटली तो 77 के बाद में 82 में होना था इलेक्शन, लेकिन 80 में करवाना पड़ा। और इंदिरा गांधी जो है ज़बरदस्त तरीके से जीत के आई, स्वीपिंग द पोल्स। सो दैट्स हाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये आपका पूरा ये चैप्टर था, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में हमने इमरजेंसी के बारे में जाना एंड इंदिरा गांधी के रोल के बारे में जाना, एंड व्हाट लेसन वी कैन अटेन फ्रॉम इमरजेंसी, क्या हम सीख सकते हैं इमरजेंसी में, कि फ्यूचर में जो है कहीं और इमरजेंसी ना लगे। इंडिया में जो है बहुत सारी सीख हमें इस इमरजेंसी से मिलती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।